हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दूं कि मेरा नाम है रवि त्रिपाठी और हम लोग यूपीपीसीएस मेंस के 150 मॉडल आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, उसी कड़ी में 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग 41 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। एक बुक में सारे के सारे ये मॉडल आंसर्स आपको दिए हुए होंगे। उस बुक का नाम मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होने के तक इस बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा। सारा का सारा कंटेंट आप उस बुक से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसका मतलब आप समझिए कि क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आपको ये नहीं यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको अप्रोच कैसे करना है। तो अप्रोच ऑफ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या रहनी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की शुरुआत करते हैं। एनालाइज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एफर्ट टू प्रिवेंट कास्टिज्म एंड सोशल अपार्थेड। ठीक है, किस उत्तर प्रदेश सरकार के एफर्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि कास्टिज्म को, जातिवादता को और सामाजिक भेदभाव को कैसे रोक रहा है। ठीक है, कास्टिज्म, जातिवादिता और सामाजिक भेदभाव, इनको उत्तर प्रदेश सरकार कैसे रोक रहा है। ठीक, अब सभी को पता है जनरली कि नॉर्थ इंडिया जो है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बिहार की, यहाँ कास्टिज्म बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जातिवादता एक समय पर ये भारत का सबसे बड़ा कर्ज, सबसे बड़ा एक अभिशाप जातिवादता रहा। ठीक है, और एक समय पर इसमें अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रही है। ठीक है, सभी को पता होगा जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट है, ठीक है, उसके तहत जो है कास्ट का डिवीज़न हुआ। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उसमें जो शूद्र है उनको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था एक टाइम पे। उसी की वजह से भेदभाव जो है बढ़ता गया। ठीक है, ये तो जातिवादता हो गई। इसमें क्या होती है, कास्ट हायरार्की होती है। ठीक है, कास्ट हायरार्की में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कास्ट हायरार्की जो कि हम लोग वैदिक टाइम, एंशिएंट टाइम से फॉलो करते चले आ रहे हैं और ये अभी भी प्रेवलेंट कुछ स्टेट, कुछ जिलों में, पर्टिकुलरली कुछ राज्यों में देखने को मिलेगी। जातिवादिता जो अभिशाप है वो अभी भी चल रहा है, हालांकि सरकारें इस पर बहुत सख्त है। ठीक है, तो जातिवादिता से अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जातिवादिता से क्राइम बहुत बढ़ता है, जातिवादिता शोषण का एक कारण बना, जातिवादिता दमन का एक कारण बना। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इसकी वजह से हुआ। तो उसको रोकने के लिए, और इसके अलावा सोशल अपार्थिज्म, ठीक है, सामाजिक भेदभाव बहुत प्रेवलेंट है, सिर्फ जाति के आधार पर ही नहीं। अगर सामाजिक भेदभाव देखेंगे तो आजकल पॉवर्टी के आधार पे, यानी कि इनकम के आधार पे, ठीक है, जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे तो है ही है, ठीक है, रिलीजन के आधार पे, तो अलग अलग तरीके से सामाजिक भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है। कास्टिज्म जो है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है, हम इस पे ही अपने टॉपिक को केंद्रित रखेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पे ही केंद्रित रखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है, इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे। कास्ट सिस्टम इज द यूनिक सिस्टम ऑफ इंडियन यूनिक टू इंडियन सिस्टम विच इज फॉलोड सिंस द एंशिएंट टाइम। ठीक है, एंड इट इज वेरी प्रेवलेंट in Uttar Pradesh. It has become the region of inequality and exploitation of the lower hierarchy of caste. ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसको कर दिया। ठीक है, बट efforts of government, particularly Uttar Pradesh government, has brought this exploitation at the low level, and there are many laws which completely prohibiting the caste-based discrimination, caste-based exploitation in any state in India. ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। जाति के आधार पर अब सरकार उसके लिए एफर्ट क्या कर रही है, लीगल। अब अगर बात करें, पहले कानूनों की बात करें तो सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में आर्टिकल 17, ठीक है, ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। ठीक, ये एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने की बात करता है। आर्टिकल 14 क्या है, समानता की बात करता है। 15 ये भी समानता की बात करता है। 16 समानता लाने के लिए रोजगार में, इसकी बात करता है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो पर्टिकुलरली डील करता है कि किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। और 17 जो है ये अनटचेबिलिटी की ही बात करता है। ठीक, किसी भी फॉर्म में प्रोहिबिट है अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए जब प्रोहिबिट किया है हमारे मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में, तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि कानून डेवलप हुए, लॉज डेवलप हुए। ठीक है,
और उन्हीं कानूनों के आधार पर इन जातिवादिता को रोका जा रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये डेवलप किया गया। इसके तहत किसी भी तरह का भेदभाव, प्रोहिबिशन, अनटचेबिलिटी वो पूरी तरह से भेदभाव जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि अनटचेबिलिटी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। ठीक है, दूसरा SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड कास्ट रही हैं। ठीक है, अपर हेरार्की ऑफ कास्ट ने इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया है। तो इनको समानता दिलाने के लिए, इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, इनके शोषण को रोकने के लिए, ठीक है, SC/ST एक्ट जो है वो 1989 में लाया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एक्ट को बहुत ही फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया। यूपी गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड दिस एक्ट इन वेरी इफेक्टिव मैनर so that the crime rate या exploitation against the lower caste hierarchy particularly SC and ST has reduced drastically। ठीक है, you can mention in your answer। ठीक, तो पहले हमने लीगल एक जो है वो बैकग्राउंड लिखा, किस तरह से हमने कानूनों के द्वारा सजा का प्रावधान किया, पनिशमेंट का प्रावधान करके कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की हमने कोशिश की। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं एक्ट के तहत, इन्हीं कानूनों के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कुछ और इनिशिएटिव चलाए, पर्टिकुलरली अवेयरनेस कैंपेन। ठीक, गांव में, क्षेत्रों में जा जाके जानकारी लोगों को देना कि कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, समानता लानी है। ठीक है, इन सबको लेके अवेयरनेस कंज्यूम, बहुत सारे NGOs की मदद लेगी। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs एंड सिविल सोसाइटी। ठीक, अब इनके साथ अगर एट्रोसिटीज होती है तो इनको जस्टिस दिलाने के लिए नालसा, स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर जो उन्होंने बनाया कि स्टेट लीगल अथॉरिटी, ठीक, जिसे कि लोक अदालत कहा जाता है। ठीक, SC/ST के लिए अलग कोर्ट्स भी डेवलप किए गए, कोर्ट्स के अंदर कोर्ट्स बनाए गए जिससे कि बहुत फास्ट डिलीवरी की जा सके। तो वो सब हम यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जस्टिस डिलीवर फास्टर यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें कुछ ही पॉइंट्स को ऐड करना, सारे ऐड नहीं कर सकते। तो जो आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनको आपको ठीक से याद है, जिनको आपसे अच्छे से लिख सकते हैं, उनको आप मेंशन करेंगे। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने एक तो उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका, फिर क्या किया, एम्पावर करने का प्रयास किया, क्योंकि एम्पावरमेंट जो है वो किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से जो है आपको बचाता है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या किया गवर्नमेंट ने, रिजर्वेशन लेके आई। ठीक, और उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन को भी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया। लेजिस्लेचर में, यानी कि असेंबलीज में हमने SC/ST और OBC के लिए रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, 21% SC के लिए, 2% ST के लिए और 27%, पर ये 26 लिख गया गलती से, 27% OBC के लिए रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो असेंबली में आने से जो है उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी, और जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगी तो वो अपनी कास्ट के बारे में, उसके एम्पावर करने के बारे में थिंक कर सकेंगे, सोच सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर या SC/ST कमीशन, स्टेट कमीशन ऑफ SC/ST है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो कि वेलफेयर स्कीम्स को उन कम्युनिटीज तक पहुंच पाए, जिससे कि उनका एक समानता लाया जा सके, उनके जो है वो एम्पावर किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा सीट्स असेंबली में 84 सीट्स और 2 सीट्स ये रिजर्व हैं। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है ये हमने गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो है वो लागू किया है। ठीक, पंचायत में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश बहुत सारी स्कीम्स को लेके आया। तो इस तरह से गवर्नमेंट एम्पावर करने की कोशिश कर रही है कि कानून को उससे रोकने का प्रावधान, फास्टेस्ट जस्टिस का प्रावधान, ठीक है, और उसके बाद उनको एम्पावरमेंट का प्रावधान, इन तीनों विधि से कास्टिज्म को प्रिवेंट करने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में एफर्ट किया गया है, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा है। ठीक है, कंक्लूड कर सकते हैं आप, hence you can say that Uttar Pradesh government has taken many initiative and impact of this initiative is visible in the form that caste based exploitation has been reduced drastically in the state। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी ये जो रिजर्वेशन मैंने बताया, ये जो रिजर्वेशन है, ये मैं इसकी बात कर रहा था कि ये जो है असेंबली में है, और ये रिजर्वेशन हमारा जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर है, कि रोजगार में और शिक्षा में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी, उसके पहले हम शिक्षा और रोजगार में भी बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब सवाल आपसे क्रिटिकली एग्जामाइन पूछ रहा है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामाइन का मतलब क्या होता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छा और बुरा दोनों बताना है ना, कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या और अच्छा और क्या बुरा कहते हैं। ठीक है,
तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से आप मतलब समझिए किसी रीजन में, किसी रीजन स्पेसिफिक में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दो तरह की पार्टीज हैं, एक हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ठीक है, क्योंकि एक रीजन की बात करती हैं। भाई उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश की बात करेगी, जो नेशनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस रही, बीजेपी रही, वो जनरली जो केंद्र में है वो केंद्र सरकार, भारत सरकार में पूरा समुचित विकास की बात करेगी। लेकिन रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इस सब में मेजर रोल प्ले करती हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, भाई अगर देखें तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जरूरी है कि यहाँ की अलग, क्योंकि हर एक राज्य की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक रीजन की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक रीजन का स्टेटस अलग है, हर एक रीजन का डेवलपमेंट अलग है, ग्रोथ चार्ट अलग है, वहाँ की डिमांड्स अलग हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, कल्चर अलग है। तो वो रीजनल जो है वहाँ पे रहने वाले लोग ही बेहतर समझ पाएंगे, इसीलिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय हुआ, ठीक है। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा क्या है, एग्जामाइन करना है तो हमें क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, तो पहले हम देखते हैं इसका फायदा क्या है, फिर देखते हैं नुकसान क्या है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उत्तर प्रदेश है रिलीजियस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज विच प्ले मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं देर आर मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश बिकॉज ऑफ द उत्तर प्रदेश है द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया। अब जो भी इंट्रोडक्शन चाहे आप अपना लिख सकते हैं, अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगी। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर एक रीजन की डिमांड अलग, नीड अलग, और उस रीजन स्पेसिफिक पे नेशनल पार्टी फोकस नहीं कर सकती। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, रीजनल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पार्टी है तो उत्तर प्रदेश के विकास पे केंद्रित ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन पे पूरा डेवलपमेंट बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ग्रोथ, जहाँ इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, ये सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती हैं। स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे जनरली जो कम्युनिटीज़ हैं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज ज़्यादा है, ठीक है। कुछ कम्युनिटी स्टेट है जहाँ पे एससी कम्युनिटीज ज़्यादा है, कुछ है जहाँ पे कि वुमेन्स पॉपुलेशन को सेफ्टी की आवश्यकता है, कुछ है जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सबको क्या एम्पावरमेंट की आवश्यकता होती है। इन सबको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हाशिए पे कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, उनको एम्पावर करने के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उनकी वॉइस बनती है, उनकी आवाज़ बनती है, उनके लिए उनकी डिमांड्स को सरकार तक पहुंचाने की, उनके लिए योजना बनाने की, उन तक पैसा पहुंचाने की, उनको योजना पहुंचाने की काम कौन करता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया लोकल पीपल की आवाज़ बनती है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पे आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, पीस पार्टी, ये सब उत्तर प्रदेश की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक। उसके अलावा अब इतने फायदे हैं तो नुकसान भी तो है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सेपरेटिज्म भी प्रमोट कर सकती है कुछ हद तक। अगर केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार दूसरी है, मान लीजिए इस समय अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी की सरकार होती है, तो उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, जिसकी वजह से क्लासेस देखने को मिल सकते हैं और डेवलपमेंट क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि इट कैन halt the development halt the development because of clashes from the clashes with the central government, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, it can promote separatism, अलगाववाद, ठीक। जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले देखा कि वहाँ की जो पार्टी थी वो अलग जम्मू कश्मीर की ही बात करती थी कि भारत का हिस्सा नहीं है। कुछ पार्टीज हैं जो अलग अलग राज्यों को अलग अलग भारत का ही कहती हैं कि हमें भारत एकदम अलग होना चाहिए, हमें एकदम ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। तो सेपरेटिज्म भी वो प्रमोट इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन क्या, ये क्या कर सकती है कि नेशन की फीलिंग को कमज़ोर कर सकती है, कैन वीकन द फीलिंग ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कंट्रोल अपना लिखते हुए फिर कंक्लूड कर देंगे। इवन दो आफ्टर दीज shortcomings of regional political parties, political parties has plays very important and are playing very important role in the development of the particular regions of the state, because of the decentralized parties can understand the local people very well and can raise their voice to the
स्टेट एंड नेशनल लेवल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा। क्वेश्चन 43, डिस्कस द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द लेजिस्लेचर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसका क्या मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रोल उत्तर प्रदेश में क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है संसद में दो होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही कुछ राज्य हैं जहाँ पे कि दो हाउस है। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ये जैसे राज्यसभा होता है ऐसे ही परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, जिसको कि इसकी पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है, स्टेट्स की डिमांड पे पर्टिकुलरली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी पार्लियामेंट की तरह, राज्यसभा की तरह ही होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। ठीक, सीधे इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो एमपीज इलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन भी कहीं कहीं पे होता है। कहीं कहीं पे मतलब कुछ मदों में, जैसे कि स्टूडेंट्स उसमें वोट करते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट, कुछ टीचर्स उसमें वोट करते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका रोल पर्टिकुलरली इन्होंने पूछा गया है कि क्या रोल है। ठीक है, तो हमें उस पर ही फोकस रखना है, हमें इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन में, उत्तर प्रदेश है बाइकैमरल लेजिस्लेचर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड दिस legislative council plays major role in the legislature of उत्तर प्रदेश। ठीक, क्या क्या काम करेगा जो राज्यसभा करता है, एक हिसाब से चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। हालांकि बहुत फर्क है राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। चेक एंड बैलेंस का काम करेगा, यानी कि जो भी ऑर्डिनरी बिल होंगे वो असेंबली में और काउंसिल कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हालांकि काउंसिल की इसमें क्षमता कम है, ये क्या कर सकता है, किसी भी बिल को 4 महीने तक होल्ड कर सकता है, इसके ऊपर नहीं। ठीक, फिर उसके बाद वो बिल पास मान लिया जाएगा। तो अलग अलग उसकी कंडीशन है जो कि पॉलिटी में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव यहाँ पर रोल है, रोल क्या है, चेक एंड बैलेंस का रोल है। ऑर्डिनरी बिल्स के केस में इसको राइट्स होते हैं कि ये किसी भी तरह के बिल पे को वापस कर सकता है। ठीक है, दोनों हाउस से बिल को पास होना जरूरी है, गवर्नमेंट के असेंट उसके बाद मिलती है। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। दूसरा, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का काम करता है कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि माइनॉरिटी है। ठीक है, या कुछ ऐसी रिलीजियस कम्युनिटी भी हैं, कास्ट कम्युनिटीज भी हैं, जेंडर कम्युनिटीज भी जो माइनॉरिटी में हैं, उनको इलेक्शन में आ पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होगा, उनको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेके आएंगे, क्योंकि इसमें मेंबर का नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं और इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एमएलए ज़्यादा हैं तो भी आप इलेक्ट कर लेंगे, या गवर्नर उन्हें नॉमिनेट भी कर सकता है। तो जो माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं जिनका कि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है लेकिन हो नहीं पा रहा है, उनको आप एमएलसी बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना सकते हैं, और उसके बाद उसे मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है या चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अगर किसी को बनना है या किसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे नॉमिनेट या इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर करता है। तीसरा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इसमें क्या है कि जो मान लीजिए कि आपको किसी डोमेन स्पेसिफिक मिनिस्टर चाहिए। ठीक है, इट कैन सिक्योर या इट कैन प्रोवाइड द लार्जर ट्रेजेक्टरी ऑफ एग्जीक्यूटिव। मान लीजिए कि आपको डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, मिनिस्टर चाहिए कोई ऐसा जो कि किसी चीज़ में, मान लीजिए किसी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आ पाया है, तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसे नॉमिनेट करा सकते हैं और उसकी सुविधाओं का लाभ, उसकी सर्विसेज जो है उसका लाभ उठा सकते हैं कि वो अपने एक्सपर्टाइज को आपको दे सकता है जिससे कि किसी चीज़ में सुधार पॉसिबल है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल होता है किसी भी सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव इनसाइट अबाउट द रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इन उत्तर प्रदेश। ठीक, अब आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कराने का काम करती है। इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये केंद्र सरकार की बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाएगी, क्योंकि जब पंचायती राज एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया तब स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगी जिसका काम है कि लोकल
इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, वो चाहे पंचायत है और वो चाहे म्यूनिसिपलिटी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, रोल पूछा गया है तो लिखिए द स्टेट इलेक्शन कमीशन प्ले आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच परफॉर्म्स या कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं these plays a vital role in ensuring free and fair election in the Uttar Pradesh. It is an independent constitutional body established under Article 243K of the Constitution. ठीक है, संवैधानिक बॉडी जो हमने पहले बताया था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे मेंशन कर दिया गया। ठीक, काम क्या है, रोल क्या है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, वही स्टेट इलेक्शन कमीशन का है लोकल पंचायत में, लोकल गवर्नमेंट में। कह रहा है फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन मैनेजमेंट करना, यानी कि कौन कहाँ पे अपॉइंट होगा, कैसे हम इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, कहाँ कहाँ पे हमें इलेक्शन सेंटर बनाने हैं, पोलिंग सेंटर बनाने हैं, कौन कौन उन पोलिंग सेंटर्स को मैनेज करेगा, वो काम इनका है। इलेक्टोरल रोल तैयार करना, पंचायत के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्टोरल रोल कौन तैयार करेगा, यही तैयार करते हैं, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करना, ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही काम है, ठीक है। वोटर्स को एजुकेट करना, चुनाव के लिए एजुकेशन कैंपेन चलाना, ये इनका काम है, ठीक है। और अगर चुनाव कंडक्ट कराने में किसी भी तरह का विवाद आ रहा है, डिस्प्यूट ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करना, उसका रेजोल्यूशन करना और फिर से इन चुनाव को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराना, ठीक है। तो इट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फैसिलिटेट सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ये हमने कंक्लूजन कर दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखेंगे, व्हाट आर द पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराने में स्टेट इलेक्शन कमीशन की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि हमने इसके पहले भी वही क्वेश्चन देखा है। रोल क्या है, अब यहाँ पे पावर की बात कर रहा है, ठीक, वो रोल था, यहाँ पे पावर कह रहा है। पावर क्या है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, एक संवैधानिक बॉडी। पहली बात तो ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, यानी कि इनके कंडीशन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना तो राज्य सरकारों के द्वारा ना ही केंद्र सरकारों के द्वारा, बिना संविधान में संशोधन किए बिना, ठीक है। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हेंस दे हैव ऑटोनॉमी इन देयर फंक्शन, ठीक है। ये क्या करती है, चुनाव कराने का काम जो करती है वो 3 लेवल पे, और इनको अथॉरिटी ये है कि ये सिविल कोर्ट के बराबर ऑथराइज है, ठीक है। पहली बात तो आपने लिखा कि इनको अथॉरिटीज क्या है, पावर क्या है, ये ऑटोनॉमस है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हेंस देयर सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी चेंज बाय द स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट विदाउट द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड देम ऑटोनॉमी, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया, ये इसकी सबसे बड़ी पावर है, ऑटोनॉमी है इसके पास, ठीक। दूसरा, ये जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा हेड किया जाता है, जो कि एडिशनल कमिश्नर्स के द्वारा, जो कि 3 जॉइंट कमिश्नर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उनके के द्वारा और रूल करता है इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के कामों को परफॉर्म करता है, ठीक है। तीसरा, इसका जो पावर है ये सिविल कोर्ट का पावर है, किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगाने में, किसी भी चीज़ों को सम्मन करने में, ठीक है, किसी भी इंक्वायरी को कंडक्ट कराने में, ये अपने आप से कर सकता है, ये सिविल कोर्ट के बराबर इसको पावर होती है, ठीक है। चौथा, किसी भी तरह के चुनाव से संबंधी अगर रूल्स हैं तो उनको बनवाने में, उनको लागू कराने में वो इलेक्शन कमीशन का या स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंड कर सकता है, किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है, किसको कहाँ पे रखना है, इस मामले में ये अपने सुझाव दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके जो है पावर्स जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। चुनाव कराने में जो लोकल पंचायत होती है उसमें उसको पूरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये 45 क्वेश्चन हो गए। आज का जो हमारा 45 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, 5 क्वेश्चन करने थे, वो हमने कंप्लीट किए। अब हम लोग देखते हैं कल हम लोग अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।